कुछ समझ में आया? नहीं। क्या पढ़ रहे हो अजीत? बताओ तो, दिमाग डाइवर्ट करना चाहता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझे? ये जो चारों ओर धर्म का कारोबार चल रहा है ना, फ्रॉयड कहते हैं कि इसके पीछे एक असली मकसद है और वो है प्राइमोर्डियल मर्डर। प्रीमोर्डियल मर्डर? मौलिक हत्या, इसका मतलब? विस्तार से समझाता हूं। मान लो कि हम किसी प्राचीन प्रजाति में रहते हैं और वहां एक निर्दयी बाप है जो अपने बच्चों को समुदाय से बाहर निकालना चाहता है। पर क्यों? क्योंकि बाप अकेले ही समुदाय की सारी औरतों से मजे लेना चाहता है। अच्छा, और फिर? और फिर क्या, बच्चे बाप से परेशान होकर एक साथ मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और उस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वो बाप का मांस भी खाते हैं। अच्छा चलो, मान लिया कि ये एक रूपक है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखो, इसका असली मतलब ये है कि फ्रॉयड के अनुसार बाप के मांस को खाकर बच्चे बाप की शक्ति से जुड़ जाते हैं और वो उनकी श्रद्धा भी करते हैं, लेकिन बाप को दुश्मन भी मानते हैं। श्रद्धा करते हैं उनकी शक्ति से और दुश्मन मानते हैं उनकी हिंसात्मक ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव के लिए, है ना? और उसी मांस को खाने के माध्यम से सारे भाई पिता की शक्ति से जुड़ जाते हैं और इस बदले की भावना के कारण उनके मन में एक अपराध बोध का जन्म होता है और उसी अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए वो बाप को समुदाय के आधिराज मानते हैं, यानी धर्म गुरु। इसी तरह से सभी धर्मों की शुरुआत हुई है। रूपक यानी फ्रॉयड साहब ये कहना चाहते हैं कि धर्म इंसान के लिए अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने का उपाय है ना? अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग देवताओं की सृष्टि की गई है, फ्रॉयड के मुताबिक ये सभी प्राइमोर्डियल मर्डर ही है। मृत पिता का एक व्यापक रूपक। रूपक प्राइमोर्डियल मर्डर, अनादि खून। दरवाजा खुला है। मेरा नाम मोनमोथो मित्रा है। यानी आप ही का नाम नोंतू है? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, हाल फिलहाल में आपको जानने का मौका मिला है मुझे। क्या आप रेखा की मौत के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ। कुछ पता चला क्या ब्योमकेश बाबू? अब तक तो कुछ खास नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, रेखा ने आत्महत्या की है? मुमकिन नहीं है। तो क्या किसी ने? आपका तो रिश्ता था रेखा के साथ, पर शायद आपके पिताजी को इससे घोर आपत्ति थी। विश्वास कीजिए ब्योमकेश बाबू, मैंने अपने बाबा की बात नहीं मानी थी। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए, लेकिन रेखा को मारकर किसी को क्या मिलेगा? क्यों, आपके बाबा को? मेरे बाबा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हम सब आपके बाबा को अच्छे से जानते हैं। वो इंसान को इंसान नहीं समझते। वैसे आपका भी तो कोई मोटिव हो सकता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं रेखा से प्यार करता था। आप रेखा के किसी दुश्मन को जानते थे? मतलब उसका कोई दुश्मन है या नहीं ये जानते थे? क्योंकि आपके लिए ये जानना आसान है, आप रेखा के सबसे करीब थे। मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता। तब तो यही बात साबित होती है नोंतू जी कि रेखा के एकमात्र दुश्मन थे आपके बाबा। समझ रहे हैं ना? वो जो मांस खाते थे। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, वही है। वही चाहते थे, उसका मांस खाना, संतान जैसे अपने पिता का मांस खाना चाहते। क्या बोल रहे हैं? ये आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। प्राइमोर्डियल मर्डर, अनादि खून, ऐसा ही हुआ होगा।
कल सुबह 10 बजे दिल्ली से निकल के आज 2:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। 30 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। मुसीबत के दौरान आपने हमारी बहुत मदद की। पड़ोसी होने के नाते ये हमारा फर्ज था देव कुमार जी। अच्छा, क्या हुआ था मेरी बेटी को? कुछ पता चला? अभी तक कुछ समझ नहीं पाया हूं, लेकिन डेथ कंफर्मेशन के दौरान डॉक्टर रुद्र ने जो कहा। क्या? वो कमीना डॉक्टर मेरे घर आया था? राक्षस, इंसानी रूप में वो राक्षस है। मुझे भी जाना होगा। मुझे मॉर्ग जाना होगा अपनी बेटी की बॉडी लाने के लिए। ब्योमकेश बाबू, अगर मेरे पास पैसे होते तो इस मामले में मैं आपको छानबीन करने के लिए जरूर कहता, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। हैसियत? अब माफ कीजिए देव कुमार जी, पर इस घर में घुसते ही जो मैंने देखा वो मैं... पुश्तैनी है, सब पुश्तैनी है। मैं एक मामूली सा सरकारी कर्मचारी हूँ। फीस हमेशा इतनी जरूरी नहीं होती देव कुमार जी। नहीं, आपको फीस दिए बिना मैं आपसे कोई मदद नहीं लेना चाहूंगा। पुलिस छानबीन कर ही रही है, वो कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेगी। वैसे भी मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। चाय पीकर जाइएगा। ब्योमकेश, तुमने देव कुमार जी की हाथ की उंगली को देखा? वैज्ञानिक होकर भी वो ग्रह नक्षत्र की अंगूठी पहनते हैं। लेकिन आज मेरा एक भ्रम दूर हो गया अजीत। क्या? मुझे लगता था कि देव कुमार जी अपनी पहली पत्नी के बच्चों से खास प्यार नहीं करते, पर मैं गलत था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, खासकर बेटी से। ब्योमकेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अरे अच्छा याद दिलाया, अब तक तो वो आ गया होगा। चलो चलकर देखते हैं। चलो। हो गई मुसीबत। अमेजिंग डेथ है साहब, यहाँ तक कि डॉक्टर भी मौत की वजह नहीं समझ पा रहे। शरीर में कहीं चोट का निशान? जहर मिला क्या? नहीं। दिल की हालत? नॉर्मल। और ये रिपोर्ट कब मिलेगी? कल। तब तो लगता है कि नर्वस सिस्टम में लकवा मारने से मौत हुई। नर्वस सिस्टम में अगर लकवा मारा है तो उसकी वजह क्या है, यही तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ी अजीब मौत है। हाँ, इस तरह की मौत के बारे में न कभी सुना और न देखा। ये केस तो कॉर्नर्स कोर्ट में जाएगा ना? हाँ जाएगा ना, और वहाँ मौत की वजह मालूम न होने पर केस अपने आप बंद हो जाएगा। हमें भी ये केस बंद कर देना चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ, आप चाहे तो केस क्लोज कर दें, पर मैं अपनी तरफ से केस ओपन ही रखूंगा। हाँ, वो तो पता था। भजिया? नहीं बिदु बाबू, अभी भजिया वजिया नहीं खाएंगे। अच्छा ब्योमकेश बाबू, क्या आपको किसी पर शक है? पक्के तौर पर तो नहीं, पर यह केस बड़ा पेचीदा है। ओह, अच्छा, ये देव कुमार जी आपको कैसे? नहीं, उन पर शक करके फायदा नहीं। इस मौत के राज का खुलासा करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि मौत का कारण क्या है। वो लड़की आखिर मरी कैसे? ये जाने बगैर किसी पर भी शक करने का कोई फायदा नहीं होगा बिदु बाबू। हाँ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जब उसकी मौत हुई तब उसकी सौतेली माँ और भाई घर पर मैं जानता हूँ अजीत, और मैं मानता भी हूँ, लेकिन इस केस के लिए मौत की वजह को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर्स तो मौत की वजह नहीं बता पा रहे। अरे बाबा, डॉक्टर ने तो मृत शरीर की जांच की है। हमने मृत शरीर के अलावा और बाकी चीजों को जांचा है, इसलिए डॉक्टर को जो नहीं दिखेगा वो हमें दिख सकता है ना। हाँ, आप डॉक्टर, वकील, जज, पुलिस सबके पेट में लात मार सकते हैं, इसका मुझे यकीन है। आपके पेट पे लात नहीं पड़ेगी। अजीत प्लीज मजाक बंद करो। भजिया मंगवाऊं क्या? फिर से वही भजिया? नहीं, बहुत रात हो गई, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ब्योमकेश बाबू, मैं ये कह रहा था कि जब आपने तय कर लिया है कि देव कुमार जी के मामले में आप छानबीन करेंगे, तो हम मिलकर ये मामला सुलझा सकते हैं। देव कुमार जी ने मुझे इनकार कर दिया है। मुझे काम सौंपने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत? क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना है कि उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, 700-800 रुपए कमाते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर
ठीक है, फिर अगर वो नहीं चाहते हैं तो हाँ, जो भी हो, अब देवकुमार जी आपको इनकार करें या काम सौंपे, जब हमने तय कर लिया है कि काम करेंगे और छानबीन भी होगी तो जरूरत पड़ने पर मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है? मतलब ये आपको बुला लेगा? हाँ हाँ, मतलब आपको जब जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। मैं चलूं विदु बाबू? हाँ ठीक है। चलो अजीत। आइए कभी घर पे। हाँ नमस्ते। नमस्ते। बाबा। ओह, तुम आ गए? अच्छा, उसे वहीं रख दो, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर से वही कॉन्फ्रेंस? कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। घर परिवार का सारा काम देखने के लिए मैं तो हूँ ही नौकरानी। मैं कहती हूँ इस तरह मुसीबत में छोड़कर जाना जरूरी है क्या? ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है शुभ्रा। अरे रहने दो तुम्हारा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, शादी के बाद से ही तो सुनती आ रही हूँ तुम्हारा कॉन्फ्रेंस। क्या मिलता क्या है वहाँ जाके? आज तक कोई आविष्कार किया भी है तुमने जिसके बारे में पड़ोसियों को बोल के मुझे खुशी मिले? बेटी तो मर गई, न जाने कब मेरी भी बारी आ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो न रखी अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं बाबा? पटना, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है, परसों रात की ट्रेन है। तू भी मेरे साथ चलना। मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं है, अगर तू साथ चलेगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी। चलेगा ना? ठीक है बाबा। अच्छा डॉक्टर राय, मैं क्या कह रहा था कि कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा हमें। चारों तरफ धुंध छाई है। आखिर खूनी को पकड़ेंगे कैसे? हम तो किसी पर शक भी नहीं कर पा रहे। अरे कुछ तो मदद कीजिए। देखिए, इस रिपोर्ट के बाहर तो मैं नहीं जा सकता, फिर भी इस विषय में मेरी अपनी एक थ्योरी जरूर है। जैसे कि? मुझे ऐसा लगता है कोई एक ऐसी अनजानी जहरीली गैस थी जिसे सूंघने से उसकी मौत हुई। क्या आपको भी लगता है कि चूल्हा जलाते हुए उसकी मौत हुई? हाँ, इसके अलावा और कुछ हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई अनजानी जहरीली गैस। जहरीली गैस यानी धुंध। भाभी नहीं होती है तो मुसीबत हो जाती है। देखो, मुझसे जो बन पाया वो बनाया है, खा लो। ये भजिया है या क्या है? ये तो मुझे अमीबा जैसा दिख रहा है। तुम्हारे ऑमलेट से तो बहुत अच्छा है। ये खा के चाय बना देना, मुझे कुछ जरूरी लिखना है। तुम चाय नहीं बनाओगे ना? और रुको ना, बनाता हूं। पता है अजीत, न जाने क्यों पर मुझे लग रहा है कि रेखा की मौत किसी जहरीली गैस से ही हुई है। मतलब तुम कह रहे हो कि पुलिस और डॉक्टर का जो मानना है वो सही है? इसके अलावा और तो कुछ मुमकिन नहीं लग रहा है दोस्त। मतलब इससे बेहतर लॉजिक इस वक्त तो हमारे पास नहीं है। देखो, जांच में रेखा के शरीर से कोई जहर नहीं मिला। ऐसे में तो यही नतीजा सही लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस नए जहर के बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। ये एक नया आविष्कार है। हाँ, अब सवाल ये है कि ये जहर आया कहां से? हमारे सामने फिलहाल दो ही वैज्ञानिक हैं, एक डॉक्टर रुद्र और दूसरे देव कुमार जी। अगर देव कुमार जी ने इस नए जहर का आविष्कार किया है तो वो अपनी बेटी को ये जहर क्यों देंगे? मुझे तो बहुत अटपटा सा लग रहा है। उनका मोटिव क्या हो सकता है? जहां तक मैंने देखा वो उससे बहुत प्यार करते थे। और तब तो शक की सुई रुद्र जी पर अटकती है।
उनके पास तो मोटिव भी है, पर चाहे वो जितने भी कमीने क्यों ना हो, एक मामूली सी बात पर एक लड़की की हत्या नहीं करेंगे। सवाल यह है कि रेखा तक पहुंचेंगे कैसे, और वो जहर उस तक भेजेंगे कैसे? कल एक बार डॉक्टर रुद्र को परख कर देखते हैं। खैर छोड़ो, मेरी चाय में 2 चम्मच चीनी डालना। मुझे ही बनानी पड़ेगी ना? गैस चेंबर ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया सोच है। हमारे देश में भी कानूनन इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए, वरना इस शहर में नालायकों की जो इतनी तादाद जमा होती जा रही है, इन्हें दूर करना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि पोलैंड में नाज़ीज़ जो हिंसात्मक हत्याकांड चला रहे हैं एक्शन T4 प्रोग्राम के नाम पर, आप उसका समर्थन करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूँ। आप लोगों के वो महान विश्व कवि, उन्होंने ही कहा है ना, यह संसार बहुत बड़ा कत्लखाना है। जिस हत्या से जाति की उन्नति हो, उसमें कोई पाप नहीं होता, लेकिन जो कमजोर होते हैं वही इसकी निंदा करते हैं। ये जो कई अस्पतालों में रोगियों और यहूदियों को लाकर जहरीले गैस चेंबर में चूहों की तरह मार दिया जाता है, आपको सच में लगता है कि इससे जाति की उन्नति होगी? ऑफ कोर्स होगी। अच्छा, किसको मारा जा रहा है? जो हेरिडिटरी डिजीज के साथ पैदा हुए हैं, जिसको हेरिडिटरी डिजीज है। वो लोग तो वैसे भी समाज पर बोझ हैं। आप खुद डॉक्टर होते हुए दूसरों को समाज का बोझ कह रहे हैं? हाँ, कह रहा हूं। देखो भाई, इस तरह के डिफेक्टिव डिजीज वालों को बचा के रखने में जर्मन सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है पता है तुम्हें? एक मेडिकल रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने, बचा के रखने का कॉस्ट है 60,000 राइशमार्क खर्च हो जा रहा है। और ये खर्च आ कहां से रहा है? आम आदमी के टैक्स के पैसे से ही तो ये खर्च आ रहा है। तो फिर क्यों बर्दाश्त करेंगे वो लोग? यानी आपको भी कभी किसी लाइलाज रोगी को मारने की इच्छा होती होगी? होती है, लेकिन इस देश में ऐसा कोई कानून भी तो नहीं है। फिर भी हिटलर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। उसके अंदर बेकार के सेंटिमेंट्स नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, वो आदमी एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। हाँ, बेशक बेशक। यानी रेखा भी जरूर आपके बेटे की जिंदगी में लाइलाज रोग की तरह आ गई थी। क्या जानना चाहते हैं? कि मैंने रेखा को मारा है? जी हाँ। मारने की तमन्ना तो थी, मान लीजिए मैंने ही मारा है, परंतु प्रूफ कैसे करेंगे? ब्योमकेश, अरे ये क्या, चाय तो ठंडी हो रही है, पी के जाइए। नमस्ते। फिर आइएगा। बाबा, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ,
ये मैंने तुम दोनों भाई बहनों के लिए लिए थे। सोचा था सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन क्या से क्या हो गया। वो डॉक्टर रुद्र एक नंबर के वहरी पिचास हैं। पिशाच? पिशाच। वो टेटनस के मरीजों पर अपना इजाद किया हुआ इंजेक्शन इस्तेमाल करके कुछ मरीजों की जान ले ली। अगर उस पाजी को खूनी साबित करके फांसी पर चढ़ा पाता तो काली मंदिर जाकर माता को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाता। हाँ, ₹1.5 का भी दे देता। हाँ, वैसे तो निष्पक्ष रहकर छानबीन करनी चाहिए, पर यह पहली दफा है जब मैं भी चाहता हूं कि रुद्र जी दोषी साबित हो जाएं। समाज से जब ऐसा जानवर हटेगा तब जाकर जाति की उन्नति होगी। क्या कहते हो अजीत? सही कहा आपने। बीतू बाबू, हाँ। ऑमलेट पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे मीठा ऑमलेट तो जिंदगी में कभी खाया नहीं। बहुत अच्छा है। बॉम्बकेश ने बनाया। मीठा? अजीत मुझे बताओ, रसोई के ऊपर वाले शेल्फ पर नमक ही था ना? वो चीनी है। कितनी बार कहा है तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए बिदु बाबू, इस केस को लेकर मैं बहुत खोया खोया सा रहता हूँ। कल रात तो मैंने जला हुआ चावल खाया। कल रात पानी कम था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दरअसल जो नमक है वही चीनी है, मतलब दोनों से बीमारी होती है। वही नमक से प्रेशर बढ़ता है और चीनी से शुगर बढ़ती है। हाँ, जितनी जल्दी भाभी जी इस घर में आ जाए उतनी जल्दी आप लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये तो सही फरमाया आपने। हाँ। हाँ। अच्छा, नमक से मुझे नोनता की याद आ गई। नोनता? नोनतू, रुद्र जी का बेटा। हाँ हाँ, उसने तो अपने बाप की मौत के लिए रेखा को जिम्मेदार ठहराया। मतलब उल्टा। हाँ, रेखा की मौत के लिए बाबा को जिम्मेदार ठहराया है। उस नोनता ने तो कम्युनिस्ट पार्टी में नाम लिखाया है। हाँ, स्वाभाविक है। गैस चेंबर में अत्याचार सहने पड़े तो इंसान कम्युनिस्ट भी बन जाता है। हाँ, कम्युनिस्ट कुछ नहीं, वो पार्टी वालों ने उसे निकाल दिया। हाँ, अब क्रांति में दिल लगाने से प्यार नहीं हो जाता ना। उल्टा होगा। हाँ, वो प्यार में दिल लगाने से हाँ, क्रांति नहीं हो क्रांति नहीं होती। अब पता नहीं कहाँ होगा। दरअसल मैं अब चलता हूँ, भूख लगी है बहुत। आप रुकिए, मैं एक और ऑमलेट बना कर लाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। मैं क्या कह रहा था, आसपास कोई भजिए की दुकान नहीं है? नहीं बिदु बाबू, घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, मैं खिलाऊंगा। चलो चलो अजीत, आप यहाँ रोज आया कीजिए। चलो चलो। इसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इस मफलर को जरूर पहनना। हाँ, एक तो तुम देर रात को घर लौटते हो, ऊपर से तुम्हें बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। जो हुक्म मेम साहब। अच्छा नंतु, अब घर चलते हैं। सुनो, अब थोड़ी देर और बैठते हैं। और थोड़ी देर? लेकिन तुम्हें तो घर में डांट पड़ेगी ना। डांट क्यों पड़ेगी? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? अगर इतने ही बड़े हो गए हो तो बाबा से हमारी शादी की बात क्यों नहीं करते? करूंगा ना। मैं क्या बाबा से डरता हूँ? तो तुम्हें डर नहीं लगता? वो सब छोड़ो, मेरे पास आ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हैं हमें। चलो अब घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए मफलर बनाया। अच्छा पता है, ये मफलर ना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। पता है कितने दिनों से मना रही थी। अभी तो जोरों की ठंड पड़ी है। तुम इसे हर रोज पहन कर ही घर से निकलना, और जब जब तुम इसे पहनोगे तब तब तुम्हें मेरी याद आएगी। बीदू बाबू, बड़े मंगाइए ना। ओ ये लीजिए ना। वो ठंडे हैं। एक बड़ा दीजिएगा। एक मेरे लिए भी। 2 दीजिए। मेरा प्रेशर बढ़ता जा रहा है।
बीपी बढ़ रहा है ना? तो चाय पीजिए। चाय मंगवाओ अजीत। ये देखो अजीत, ये बेसन इतनी अच्छी तरह लगाया है कि इसका शेप कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही मजा आ गया। और तुमने जो बनाए थे वो तो एकदम पतले पतले से थे, बेकार थे। चाय भी तुमसे ज्यादा अच्छी है। विदु बाबू, मैंने आपसे कहा था कि आप देव कुमार जी की माली हालत का पता लगाएंगे, लगा लिया क्या? हाँ, लगा लिया। आजकल उनकी माली हालत ठीक नहीं। आपने तो कहा था कि 800 रुपए महीने तनख्वाह है। हाँ, 800 रुपए महीना मिलता है, लेकिन वो बहुत बेहिसाब खर्चा करते हैं। वरना इस उम्र में आकर कोई 50,000 का इंश्योरेंस करवाता है। 50,000 का लाइफ इंश्योरेंस? हाँ। क्या खुद के नाम पर है? नहीं, जॉइंटली, उनके और उनकी दूसरी पत्नी के नाम पे, दोनों का नाम है उसमें, ताकि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये इंश्योरेंस करवाया है उन्होंने। इसमें किसी उत्तराधिकारी का अधिकार भी नहीं होगा। और कुछ? उनका बेटा है ना हाबुल, उसके पीछे भी आदमी छोड़े थे मैंने। वो कॉलेज में पढ़ता तो है, लेकिन कभी कॉलेज नहीं जाता, रास्ते में भटकता रहता है, पार्क में बैठा रहता है और सिगरेट पीता है। जय हो प्रभु, जय हो। चोर, बदमाश, मेरी सारी चीजों को हथिया लेते हैं। दिन रात पूजा पाठ करती रहती हूँ, फिर भी ये लोग मुझे चैन से जीना नहीं देते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा लाडला बेटा मेरी दिया सलाई की डिब्बी चुरा के ले गया। क्या? प्राइमोर्डियल मर्डर, अनादि खून। विधि बाबू, आप जरा बैठिए। अजीत, चलो 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 चलो। खून का भी आदि अनादि होता है? भाई वापस लोगे? हाबुल को देखा? नहीं तो हाबुल बमकेश, हुआ क्या है? हाँ, कहाँ जा रहे हो? बमकेश! बमकेश, बताओगे कि क्या हुआ है? बमकेश, देव कुमार जी आज रात पटना जाने वाले हैं। आज रात ही, है ना? हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। क्यों नहीं जाने दे सकते, किसी कीमत पर जाने लेकिन नहीं दे क्या सकते। हुआ है? अजीत, तुम समझते क्यों नहीं? उसे क्या हो गया? हाँ? उसे क्यों पड़ा है? अचानक क्या हो गया इसे? मर गया? बेचारा कैसे हालत में पड़ गया? बहुत बुरा हुआ इसके साथ। आत्महत्या कर ली इसने। बड़े ताज्जुब क्या हो गया उसको? ये बच्चा यहाँ पर मरा पड़ा है। कैसे सोच रहा है? देखो उसे। हाँ, उसकी उम्र है अपनी। परसों ही मैंने इसे देखा। हमें तो ऐसे ही पड़ा मिला। का बेटा है, ले चलो उसको। उसको ले चलो। बहुत हुई तो बेचारा बहुत मानस है। नसीब का भद्दा मजाक तो देखो अजीत, कितना भयानक प्रतिशोध। बोमकेश बाबू, वारंट लिया है? चलो अजीत।
आखिर बात क्या है? बोमकेश, तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। ये वारंट किस लिए, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। रेखा के खून के पीछे मुझे कोई मोटिव नहीं मिल रहा था अजीत। रेखा को मारने से किसका फायदा हो सकता है? रेखा के जिंदा रहने से किसको मुसीबत होगी? इन सब सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। तो क्या अब तुम्हें उनके जवाब मिल गए? क्या जवाब मिला बताओ। दरअसल रेखा हत्यारे की मोटिव थी ही नहीं। तो कौन था? हत्यारा कौन है? कुछ तो बताओ बोमकेश। गाड़ी में बैठो। बैठो मतलब? बीदू बाबू, आप तो मुझे कुछ बताइए। चुपचाप चले जा रहे हैं। अरे क्या? सुख की आस में मैंने जो घर बसाया था, खाक हुआ एक पल में। सागर मंथन से अमृत तो नहीं पाया, जहर आया मेरे हिस्से। देव कुमार बाबू, आपके नाम पे वारंट है। ओह, तो आप लोग आ गए? हाँ। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप चलिए, हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं। नसीब, सब नसीब का खेल है। आखिर हाबुल को बोमकेश बाबू, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था रेखा की शादी एक अच्छे घर में हो। चाहता था कि मेरे पास एक अच्छी लेबोरेटरी हो। हाबुल को विलायत भेजना चाहता था। बाबू, हर एक तीली इसमें एक मृत्यु बाण है, जलाते ही सब भस्म। क्या आविष्कार किया है मैंने? फौरन मौत हो जाएगी, लेकिन उसका कोई सबूत नजर नहीं आएगा। आधुनिक युद्ध नीति में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। विनाश, महामारी। लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। चलिए। एक मिनट, एक मिनट। चलिए। नसीब का खेल देखिए।
अगर मुझे फांसी होती है तो इंश्योरेंस से मिलने वाले सारे पैसे इसी को मिलेंगे। कुदरत ने क्या मजाक किया मेरे साथ ब्योमकेश बाबू। ये मानना इतना आसान नहीं है। आइए चलिए। ब्योमकेश बाबू, क्या 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 कहा उन्होंने? बोलिए ना ब्योमकेश बाबू। ब्योमकेश बाबू, ब्योमकेश बाबू, कुछ बोलिए ना आप। ब्योमकेश बाबू, कुछ बोलिए ना। क्या कहा उन्होंने? ब्योमकेश बाबू, मैंने कई पाप किए हैं, हो सके तो माफ कर देना। अजीत, ब्योमकेश बाबू, वैज्ञानिक की मौत कैसे हुई? ग्रह नक्षत्रों की अंगूठी। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की लिखी हुई चिट्ठी को अल्बर्ट आइंस्टीन की सहमति मिली है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल के बारे में ये चिट्ठी लिखी गई है। इसके साथ ही परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अमेरिका अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। उधर जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में हथियार के तौर पर जहरीली गैस इस्तेमाल करने का फैसला किया है। सूत्रों से पता चला है कि ये जहरीली गैस इंसान के स्नायु तंत्र में जाकर उसकी मौत का कारण बन सकती है। विश्व युद्ध में जिस रासायनिक गैस का प्रयोग किया जा रहा है उससे मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेंजेंस कमिंग होम टू रूस्ट। अगर हो सके तो देव कुमार जी की ट्रेजेडी पर कहानी लिखना अजीत। मुझे छोटे मोटे किरदार में ही रखना। कोशिश करोगे तो प्राइमोर्डियल मर्डर के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओगे। शुभ्रा देवी ने देव कुमार जी पर पूरा हक जमाने के लिए उन्हें अपने बच्चों से ही दूर कर दिया। उसी पति के हाथों उनकी जान जाने की आशंका है। 2 दफा देव कुमार जी ने अपने अमोघ अग्निबाण का प्रयोग किया अपनी पत्नी को मारने के लिए। दुर्भाग्यवश दोनों दफे वो अग्निबाण जाकर लगा उनके अपने बच्चों को। देव कुमार जी का ये अप्रत्याशित था। उन्होंने अनजाने में इसका आविष्कार किया था। जरा सोचो अजीत, यह एक ऐसा आविष्कार था जिसका पैटेंट नहीं मिलता, क्योंकि साधारण व्यवसाय की दुनिया में इसका कोई मोल नहीं है। पैसे की कमी की वजह से देव कुमार जी इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
ये लीजिए। अच्छा बाबा, आप पूरा दिन क्या सोचते रहते, बोलिए तो? पैसे पैसे चाहिए, बहुत सारे बहुत सारे। अपनी लेबोरेटरी में नई खोज करने के लिए मुझे बहुत सारी मशीनरी चाहिए ना, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, वरना एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाऊंगा। वैसे एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया ना, तो फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ बाबा, मैंने खा लिया, आप खाइए। क्यूरी, सुबह सुबह अपने बाप को बड़ा लाड दिखा रही है तू, और जो गिले कपड़े पड़े हैं उन्हें कौन सुखाएगा? घर का काम करने के लिए इकलौती नौकरानी मैं हूँ ना। नहीं माँ, मैं कर देती हूँ ना। ये लो, पियो और मुझे छुट्टी दो। सुनो तो, तुम बेटी से इतने गंदे तरीके से क्यों पेश आती हो? बिना नहाए छू दिया ना मुझे, अब फिर से नहाना पड़ेगा। जिंदगी जहन्नुम बना दी है मेरी। जो लोग अपने काम में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उन्हें पारिवारिक जीवन में थोड़ी शांति चाहिए, और देव कुमार जी के जीवन में बस इसी चीज की कमी थी। एक रूढ़िवादी झगड़ालू महिला जिसमें ममता नाम की कोई चीज नहीं है, वो उससे तंग आ चुके थे। ब्योमकेश, देख के तो नहीं लगता कि देव कुमार जी इतने निष्ठुर होंगे, और वैसे भी वो अपने बच्चों से जितना प्यार करते थे, उससे तो बड़े स्नेहशील इंसान लगते थे। देखो, दूसरी पत्नी को भी इस प्यार का हिस्सा मिल सकता था, पर उनकी आदत की वजह से नहीं मिला ना। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अगर पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक गुजर जाए तो पैसा दूसरे को मिलेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। पर बार बार आप एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आखिर आपका मकसद क्या है, जरा खुलकर बताइए ना। क्या बात कर रहे हैं आप भी? मैं मजाक कर रहा था। वैसे एक बात बताऊं, इस समय जो पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का माहौल चल रहा है, उसमें पता नहीं कब किसकी मौत हो जाए, इसीलिए मौका मिलते ही हंसी मजाक कर लेना अच्छा होता है। नमस्कार। नमस्कार। जीवन बीमा कराकर उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी कर ली। अपने ही इजाद किए हुए जहर से अपनी पत्नी को मारो और सारा पैसा अपना, और हत्या भी ऐसे होती कि किसी को उसकी वजह पता नहीं चलती। $50,000 का जीवन बीमा बनवाकर देव कुमार जी बड़े सब्र के साथ इंतजार कर रहे थे। जल्दबाजी करना उनके लिए मुनासिब नहीं था, वरना बीमा कंपनी को शक हो सकता था। और फिर? और इस तरह से 1 साल गुजर गया। देव कुमार जी अंदर ही अंदर बेचैन होने लगे, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो जल्द ही अपना अग्निवान चलाएंगे। Yes, I've done it. देव कुमार जी के इजाद किए हुए जहर की प्रकृति बारूद जैसी थी। वैसे तो हानि रहित है, पर आग के संपर्क में आते ही उसकी भयानक शक्ति गैस का रूप लेती है, और अगर वो गैस किसी ने सूंघ ली तो सर्वनाश, उसी वक्त मौत हो जाएगी। देव कुमार जी ने अपनी पत्नी के ऊपर इस जहर का प्रयोग करने का एक अद्भुत उपाय निकाला। वैज्ञानिक दिमाग के अलावा ऐसी सोच किसी और दिमाग में आ ही नहीं सकती थी। देखो अजीत, देव कुमार जी जानते थे कि उनकी पत्नी हर रात को माचिस से लालटेन जलाकर सोती है, खासकर तब जब वो अकेली रहती है। और उस माचिस का इस्तेमाल कहीं और नहीं होता है।
दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उन्होंने चोरी छुपे अपना काम पूरा कर लिया। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल उनकी पत्नी माचिस जरूर जलाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ। आप संभल कर जाना। हाँ फिक्र मत कर बेटा। ठीक है। देव कुमार जी उस दौरान 900 मील दूर होंगे। ये काम उन्होंने किया होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। बाबा आप पहुंच के फोन कर देना। सब ठीक ही था, लेकिन नसीब को कुछ और मंजूर था। उनकी पत्नी के बदले उनकी बेटी ने माचिस को जलाया। इस हादसे ने उनका आक्रोश और बढ़ा दिया। उन्होंने जिद ठान ली, जब बेटी ही नहीं रही तो पत्नी को तो वो मार कर ही दम लेंगे। भगवान तुझे जरा भी दया नहीं आई। हे भगवान। इसके बाद उन्होंने फिर वही चाल चली, इस बार पटना जाने से पहले। लेकिन परिणाम फिर से उल्टा निकला। देव कुमार जी ने विज्ञान के सागर का मंथन करके एक विनाशकारी हथियार ढूंढ निकाला था, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। याद है अजीत, देव कुमार जी के लेक्चर्स? और तब तुमने उनकी कमियों को छुपाने का बहाना बताया था। लेकिन कितनी अजीब बात है, उन्होंने इतनी अद्भुत चीज का आविष्कार किया। हाँ। अच्छा, देव कुमार जी ही अपराधी हैं, ये कब पता चला? जब पहली बार 50,000 के जीवन बीमा के बारे में सुना तभी। और मारने का तरीका? जरा याद करो अजीत, जब रेखा की मौत हुई थी तो उसके हाथ में माचिस की जली हुई तिल्ली थी और दूसरे हाथ में माचिस का बॉक्स था। यानी माचिस जलाने के बाद ही उसकी मौत हुई थी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, और एक पूरी तरह सोची समझी परिकल्पना भी हो सकती है। देव कुमार जी ने सबसे बड़ी चालाकी कहां दिखाई बताओ तो? उन्होंने कभी भी बॉक्स में एक से ज्यादा माचिस की तिल्ली नहीं रखी, इसलिए छानबीन के दौरान किसी और तिल्ली से जहर मिला ही नहीं। हाबुल के साथ भी यही हुआ था, वो उसी माचिस के बॉक्स को अपने साथ ले गया था। भगवान की लाठी देखो, हाबुल ने भी वही तिल्ली जलाई। अच्छा जी, तुम तो लेखक हो, तो देव कुमार जी की इस कहानी में क्या तुम रूपक को देख पा रहे हो? बात यह है भाई, इंसान ने जब दूसरे इंसान को मारने के लिए पहला हथियार बनाया था ना, इंसान ने उसी दिन अपनी मौत को न्योता दे दिया। बिल्कुल सही कहा। ये जो आज पूरी दुनिया में छिप छिप कर हिंसा के घिनौने बीज पनप रहे हैं, एक दिन ये बीज पूरी मानव जाति को बर्बाद कर देंगे। यहां तक कि ब्रह्मा के ध्यान से जन्मे श्रेष्ठ दानव भी नहीं बच पाएंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है अजीत? पेपर
ब्योमकेश,